हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास एबीज को। आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास एबीज के 10 इंपॉर्टेंट कमेंट्स बताने वाला हूं जो आपको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत केयरफुली याद रखने हैं। साथ ही मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा क्लास एबीज में आने वाले डिफरेंट एनिमल के वो सभी एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ध्यान से इस लेक्चर को आखिरी तक सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर में आपको 10 इंपॉर्टेंट कमेंट्स बताने वाला हूं क्लास एबीज के ऊपर से, जिस पर से पहले प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आपको एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू में याद कराऊंगा क्लास एबीज के वो सभी एग्जांपल्स जो आपके लिए आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लास एबीज का। तो आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी एनिमल्स क्लास एबीज में आते हैं उनको हम मोस्ट कॉमनली वर्ड कहते हैं, यानी कि वो सभी एनिमल्स जो क्लास एबीज को बिलोंग करते हैं उनको हम वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वो पक्षी हैं। एंड उन सभी एनिमल्स में आपको प्रेजेंस ऑफ फेदर देखने को मिलेगा। वो सभी एनिमल्स जो क्लास एबीज में आते हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें प्रेजेंस ऑफ फेदर आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो पंख रखने के साथ साथ उन पंखों की हेल्प से उड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, यानी कि जिनमें उड़ने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं फ्लाइटलेस वर्ड का। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्लाइटलेस वर्ड इनमें से कौन है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो है वो एक फ्लाइटलेस वर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आपसे अगर कभी ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस क्यों है, तब जबकि उसके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसके पास फेदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू देयर हैवी वेट, क्योंकि इनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो हैवी वेट की वजह से ये उड़ने में कैपेबल नहीं है, इसलिए ये फ्लाइटलेस वर्ड के नाम से जाने जाते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन। तो आपको याद रखना है पहला इंपॉर्टेंट कमेंट। अब सेकंड कमेंट जो आपको याद रखना है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, बहुत सारे वर्ड्स को देखा होगा, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो क्लास एवीज के होते हैं उनके लिए एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल मैं आपको कंसेप्ट देता हूं कि अगर हम किसी भी पक्षी के किसी भी वर्ड के पिक्चर को इमेजिनेशन में ले लेंगे, यानी हम उसको इमेजिन करेंगे, तो आप बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो वर्ड के हैं वो वैसे भी याद रख सकते हैं। आपने हर एक पक्षी के पास देखा होगा कि उसमें बीक प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीक? तो बीक को हम चोंच कहते हैं। आपने सभी पक्षियों में देखा होगा, वर्ड्स में देखा होगा कि उनमें बीक प्रेजेंट होती है। तो बीक जो है वो सभी पक्षियों में सभी वर्ड्स में प्रेजेंट होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि बीक प्रेजेंट इन ऑल वर्ड्स। एक इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखिए। एंड इनमें इनका जो शेप होता है, बीक का जो शेप होता है वो डिफरेंट हो सकता है, उसकी साइज जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंट शेप एंड साइज। डिफरेंट शेप एंड साइज। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो केवल इतना सा है, जो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बीक प्रेजेंट इन ऑल वर्ड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। तो आखिर डिफरेंट वर्ड्स में उनकी बीक का शेप डिफरेंट शेप और साइज का क्यों होता है? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो फलों को खाते हैं, उनको हम फ्रूट बोरस बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंट वर्ड है उनकी बीक का जो शेप और साइज डिफर करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल बिहेवियर, कि अगर वो फ्रूट्स को खाने वाले होंगे तो उनकी बीक का अडेप्टेशन कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि वो इजीली फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकें, या फिर अगर वो कार्निवोरस होंगे तो उनकी जो बीक होगी उसका जो शेप होगा, साइज होगी, वो कुछ इस तरीके से अडेप्टेड होगा कि वो डिफरेंट एनिमल्स जिनको कि वो कंज्यूम करना चाहते हैं उनको आसानी से अपनी बीक की हेल्प से कैप्चर कर सकें और उनको वो कंज्यूम कर सकें। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि जितने भी वर्ड हैं, जितने भी क्लास एवीज में आने वाले एनिमल्स हैं, उनमें आपको बीक देखने को मिलेगी। डिफरेंट और शेप और साइज की हो सकती है क्योंकि वो डिफरेंट वे में अपना न्यूट्रिशनल बिहेवियर शो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट जो आपको याद रखना है कि इनमें जो इनका जॉ है वही मॉडिफाइड होकर बीक का फॉर्मेशन करता है। तो मैं लिख सकता हूं जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक।
तो इनकी जो बीक है वो किसका मॉडिफिकेशन है? तो आपका आंसर होगा जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक, यानी कि बीक जो है वो इनके जबड़े का या इनके जॉ का मॉडिफिकेशन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी वर्ड होते हैं उनमें आपको, क्योंकि हम इनको टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए इनकी सुपर क्लास क्या है। जो क्लास एवीज है उसकी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। और हम सभी जानते हैं कि टेट्रापोडा का मतलब होता है कि 4 यानी कि 4, या कह सकते हैं 2 पेयर लिम्स ये हमेशा अपनी बॉडी में रखते हैं। तो वर्ड के पास भी 4 लिम्स हैं, उनमें से 2 लिम्स जो हैं उनको हम 4 लिम्स कह रहे हैं। तो 2 लिम्स को हम क्या कह रहे हैं? इनिशियल 2 लिम्स जो हैं आगे वाले उनको हम 4 लिम्स कह रहे हैं, और दे मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इनके पास भी 4 लिम्स हैं, जिसमें से जो 2 लिम्स हैं जिनको हम 4 लिम्स कहते हैं, दे मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इनके 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जबकि इनके पास 2 लिम्स जो हैं उनको हम हाइंड लिम्स कह रहे हैं, और वो एक्चुअली में इनके लैग हैं, और ये मॉडिफाइड है फॉर वॉकिंग। ये वॉक कर सकते हैं इनकी हेल्प से, ये स्विमिंग कर सकते हैं इनकी हेल्प से, एंड क्लैस्पिंग। और क्या कर सकते हैं ये? क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो पूरा कंसेप्ट क्या है मैं आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूं। बाकी सभी टेट्रापोडा एनिमल्स की तरह क्लास एवीज भी टेट्रापोडा सुपर क्लास में आने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें एनिमल्स के पास 4 लिम्स होते हैं, लेकिन इनके जो 4 लिम्स होते हैं दे मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं उनको हम लेग्स कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, और ये बेसिकली मॉडिफाइडेड है इनमें वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस के लिए। तो हम सभी जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की जो वर्ड है उनमें उनके जो विंग्स हैं, इनको मैं क्या कह रहा हूं कि इनके विंग्स जो हैं वो बेसिकली 4 लिम्स के मॉडिफिकेशन से बने हैं, और इनके जो लैग्स हैं बेसिकली वो क्या है? इनके हाइंड लिम्स हैं। विंग्स जो इनके पास हैं वो बेसिकली फ्लाइंग करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके पास जो लैग हैं वो क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, स्विमिंग और वॉकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं वो आपको हमेशा याद रखना है, और वो क्या है कि इनके जो लैग्स होते हैं, यानी कि लैग्स को हम क्या कह सकते हैं? हाइंड लिम्स। तो इनके जो लैग्स हैं यानी कि हाइंड लिम्स, उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनके हाइंड लिम्स में स्केल प्रेजेंट होते हैं, एंड ये मॉडिफाइड होते हैं फॉर स्विमिंग, वॉकिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस का कंसेप्ट क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि आपने पक्षियों को देखा होगा कि वो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उन पर आसानी से बैठ सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, ब्रांचेस को, उसमें अपनी प्रॉपर ग्रिप बना सकते हैं। तो इसको हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्लास एवीज में आने वाले एनिमल्स का 4th इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है कि इनकी स्किन ड्राई होती है और स्किन में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। हालांकि इनके पास एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनके टेल के बेस पर, यानी कि स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, पर एक ग्लैंड ऐसी है जो स्किन में बेसिकली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो उनकी टेल पार्ट के बेस पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं, और इसका एक और नाम भी चलता है, इसको हम प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑयल ग्लैंड के साथ हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द प्रीन ग्लैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कमेंट है जो आपको याद रखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किसी भी वर्ड के बेस ऑफ द टेल पार्ट को जब स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके से एक ग्लैंड दिखाई देगी, ये जो आपको दिख रही है, और इसी ग्लैंड को यहां पर हमने नाम दिया है ऑयल ग्लैंड, और इसी को हम प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड इन एवीज या वर्ड्स, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रीन ग्लैंड है या ऑयल ग्लैंड है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फेदर्स, यानी कि मैं लिख सकता हूं टू हेल्प मेंटेन the integrity
ऑफ फेदर्स। तो ये फेदर्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, एक इनका फंक्शन ये है प्रीन ग्लैंड का। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फेदर्स को भी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फेदर्स को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो फेदर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना हो या इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हो, इसमें ऑयल ग्लैंड या जिसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कैसा होता है। तो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, जिसको एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है ऑसिफाइड। ऑसिफाइड मीन्स होता है बोनी। तो इनके पास मैमल्स की तरह ऑसिफाइड या बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हम मैमल्स का बना हुआ है। लेकिन इनकी जो बोन्स हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं बोन्स ऑफ वर्ड, लेकिन इनकी जो बोन्स हैं यानी कि बोन्स ऑफ वर्ड आर होलो शेप्ड। होलो शेप्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये अंदर से खोखली होती हैं। जैसे कि आपने हमारी बोन्स को देखा होगा, मैमल्स की बोन्स को देखा होगा, तो उनके अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जो कि एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन आपको बता देता हूं वर्ड में, पक्षियों में उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो शेप्ड होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं। अलॉन्ग विथ कि उनमें आपको देखने को मिलेगा कि एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती है। तो उनकी बोन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एयर कैविटी की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो कभी भी अगर कोई आपसे बोलता है कि बोन्स ऑफ वर्ड आर हॉलो शेप्ड विद एयर कैविटीज, तो ऐसी बोन्स को आप एक नया नाम दे सकते हैं जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट हो और वो अंदर से खोखली हो, तो आप उनको एक नया नाम दे सकते हैं, दैट इज द न्यूमैटिक बोन्स। तो कभी भी ये नाम अगर एग्जामिनेशन में आपको सुनने मिलता है कि न्यूमैटिक बोन्स क्या हैं, तो आपको आंसर देना है न्यूमैटिक बोन्स ऐसी बोन्स हैं जो वर्ड या एबीज क्लास में आने वाले एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये अंदर से हॉलो शेप्ड होती हैं और इनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। ऐसी बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। न्यूमैटिक बोन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वर्ड्स या क्लास एबीज। अब मैं आपको बता देता हूं कि न्यूमैटिक बोन्स की हेल्प से इनको क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर मिलता है, यानी कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आखिर किसी वर्ड के पास जो बोन्स हैं अगर वो न्यूमैटिक हैं तो इससे उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। तो इसका आंसर है कि पक्षी उड़ने का काम करते हैं, वर्ड जो होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं। उनकी बोन्स न्यूमैटिक हैं, यानी कि वो अंदर से खोखली हैं, उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट है। इस वजह से उन एनिमल्स का यानी कि इन वर्ड्स का जो बॉडी का वेट होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ऑब्वियसली किसी भी एनिमल की बॉडी के वेट को बढ़ाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसके एंडोस्केलेटन का। एंड अगर वर्ड्स में उनका एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड है, बोन से मिलकर बना है, लेकिन वो हड्डी ऐसी है कि उनके अंदर खोखलापन है, वो अंदर से हॉलो शेप्ड है और उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशंस में उनका बॉडी वेट जो होगा एनिमल्स का वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। और रिड्यूस होने की वजह से दे कैन इजिली फ्लाइंग, और वो इस वजह से आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि क्यों आखिर इनकी बॉडी में न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है कि जितने भी एनिमल्स क्लास एवीज में आते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होता है, ये हम जानते हैं कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि वर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक में दो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एक को हम क्रॉप कहते हैं और एक को हम गिजार्ड कहते हैं। तो क्रॉप और गिजार्ड बेसिकली क्या है, अगर आपको ये याद रखना है तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड करके समझा देता हूं कि जो वर्ड होते हैं उनमें जो उनका ईसोफेगस है, ये आप देख रहे हैं, ये वर्ड में क्या है, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक का एक पार्ट जिसको हम ईसोफेगस कह सकते हैं। ईसोफेगस में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, द पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन देयर ईसोफेगस दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या है,
कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे द वर्ड ईसोफेगस हैज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्रॉप कहते हैं। और आपको बता दूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप, तो आप यहां पर फंक्शन भी इसका लिख सकते हैं कि क्रॉप जो है वो क्या करेगा। तो इसका आंसर होगा विच स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। तो वर्ड क्या करते हैं बच्चों कि जल्दी जल्दी से दाने खा लेते हैं। आपने चिड़िया को देखा होगा अपने घर में, जब हम उसको खाने के लिए चावल या कोई भी ऐसा ग्रेन्स देते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको खा लेती है। तो उस समय वो क्या कर रही होती है कि उस खाने के मटेरियल को या फूड मटेरियल को तेजी से कंज्यूम करके अपने क्रॉप नाम के इस चैम्बर में, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसके ईसोफेगस का पार्ट है, वहां पर स्टोर कर लेती है और उसके बाद उसका वो डाइजेशन करती है। तो बेसिकली द फंक्शन ऑफ क्रॉप इन वर्ड्स विच स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। एंड सेकेंड चीज आपको बता देता हूं कि इनके पास एक और अनादर चैम्बर है जिसको हम गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि इनके क्रॉप और ईसोफेगस जहां पर एंड होगा वहां पर स्टमक स्टार्ट होगा। तो ये इनका स्टमक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इनका स्टमक है। एंड आफ्टर द स्टमक आपको एक और स्टमक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको आप गिजार्ड कह रहे हैं। और लिटरली गिजार्ड को हम वर्ड्स का सेकेंड स्टमक भी कहते हैं। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि पक्षियों में जो गिजार्ड है वो एक ऐसा चैम्बर है जो उनका सेकेंड स्टमक है और ये ग्राइंड करता है फूड मटेरियल को, यानी कि फूड मटेरियल को ग्राइंड करने का पर्पस जो है वो बेसिकली कहाँ पर परफॉर्म होता है? उनके सेकेंड स्टमक में, जिसको आप क्या कह रहे हैं? गिजार्ड। तो आपको केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्ड हैज एडिशनल 2 चैम्बर्स। एक का नाम क्रॉप होता है, एक का नाम गिजार्ड होता है। क्रॉप इज द पार्ट ऑफ ईसोफेगस बिकॉज कि मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्रॉप कह रहे हैं। एंड उनके स्टमक के बाद एक अनादर स्टमक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सेकेंड स्टमक कहते हैं, जिसको हम गिजार्ड कह रहे हैं। गिजार्ड का जो मेन फंक्शन होता है वो ग्राइंड ऑफ फूड मटेरियल, एंड जो क्रॉप का मैन फंक्शन होता है ये कि वहां पर फूड स्टोर होता है बिफोर डाइजेशन। अगला आपको 7वें नंबर पर जो कमेंट याद रखना है वो बहुत सिंपल सा कमेंट है कि जितने भी वर्ड होते हैं उनमें रेस्पिरेशन मेनली लंग्स के थ्रू होता है। जितने भी पक्षी हैं उनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। लेकिन आपको बता देता हूं कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सप्लीमेंटेड बाय अनदर सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिनको हम एयर सैक के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूं। पक्षी जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, वो कंपैरेटिवली अदर एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, उनके कंपैरिजन में इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्ड है उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और एनर्जी को रैपिडली प्रोड्यूस करने के लिए इनको अपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को एक्सीलरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये ज़्यादा तेज़ी से रेस्पिरेशन कर सकें, ये इनके लिए रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। तो वैसे तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए मेन ऑर्गन जो हैं वो लंग्स हैं, लेकिन लंग्स के अलावा अनदर सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी वर्ड के पास होते हैं और उनको आप कहते हैं एयर सैक। एयर सैक का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये इनके लंग्स हैं, ये यहां पर 1 पेयर इनमें आपको क्या दिख रहे हैं? लंग्स। एंड लंग्स से ही अटैच होते हैं कुछ इस तरीके से पाउच या सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम यहां पर नाम दे रहे हैं एयर सैक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर सैक? तो एयर सैक इनके सप्लीमेंट्री, कोई भी एयर सैक जो है वो क्या है? तो आपका आंसर होगा ये सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि इनमें मैन ऑर्गन्स तो लंग्स ही हैं, लेकिन एयर सैक इनमें सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो लंग्स के साथ ही कनेक्टेड या अटैच्ड होते हैं और इनकी हेल्प से ये जो वर्ड होते हैं वो ज़्यादा एक्सीलरेट करके या ज़्यादा तेज़ी से अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एनर्जी इनके उड़ने में, इनकी फ्लाइंग में इनकी हेल्प करेगा। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन के लिए मेनली लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं कुछ एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इनमें सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो सप्लीमेंटेड करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, जिस वजह से जब ये उड़ते हैं तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेशन के लिए या रेस्पिरेशन की प्रोसेस को सप्लीमेंटेड करने के लिए अनदर ऑर्गन है एयर सैक। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जितने भी क्लास एबीज में आने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है।
तो हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये हमने पढ़ा है। और मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हार्ट कितने चैम्बर्ड किस में होता है। अगर ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाता है तो हमेशा याद रखिए पी से पाइसेस, पाइसेस में हार्ट हमेशा कैसा होता है, तो आपने पढ़ा हुआ इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद ए से आप याद रखिए एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस में हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। उसके बाद आर से याद रखिए रेप्टिलिया, और इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है और वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है उसमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, अदरवाइज बाकी सभी रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। उसके बाद ए से याद रखिए एवीज, जो आज की क्लास है इनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैमल्स, जिनमें भी हार्ट आप देखेंगे 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये हार्ट कितना चैम्बर्ड किस में है, इसका एक कॉम्पैरेटिव स्टडी है, वो आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं केवल एक शब्द से, जो मैं बार बार आपको बताता हूं, परम, PARAM, ठीक है ना। तो हार्ट एवीज में या वर्ड में क्या है, 4 चैम्बर्ड है। एंड दे आर होम्योथर्म एनिमल्स, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जितने भी वर्ड हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो आप बहुत सिंप्लीफाइड आंसर दे सकते हैं कि दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब होगा दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं, यानी कि एक बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रेंज में बनाकर रख सकते हैं। भले ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पर होगा। तो मैमल्स और एवीज हमेशा से हम पढ़ते हैं कि ये होम्योथर्म होते हैं, यानी कि ये होम्योस्टैसिस कर सकते हैं, अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करते, बल्कि इनकी बॉडी के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर के फॉर्म में रहता है। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि एवीज क्लास में आने वाले एनिमल्स में सेक्सेस आर सेपरेटेड। एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड का मतलब क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं दे आर डायोसियस एनिमल। इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें हमेशा इंटरनल होगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रट लीजिए। एंड ये ओवीपेरस एनिमल हैं, तो हम सभी जानते हैं चिड़िया अंडा देती है, और जब चिड़िया अंडा देती है तो इसका मतलब वो ओवीपेरस होगी। और चिड़िया किस में आती है, तो एवीज में आती है। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि वर्ड जो है वो ओवीपेरस है, ना कि वीवीपेरस है। एंड इनमें डेवलपमेंट हमेशा कैसा होता है, तो ये एडवांस एनिमल्स हैं, इनमें डेवलपमेंट हमेशा डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड 10th नंबर पर आपको जो कमेंट याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हालांकि ये नाम जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ये नाम आ चुका है। तो आपको याद रखना है प्रीनिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीनिंग, तो मैं कहूँगा प्रीनिंग एक ऐसा बिहेवियर है पक्षियों का, वर्ड्स का, जिसमें वो अपनी चोंच की हेल्प से अपनी बॉडी की स्किन और अपने फैदर यानी कि पंख को नोचने का काम करते हैं। तो आपने बचपन से ये चीज़ देखी होगी, किसी भी पक्षी को जब वो फ्री बैठा होता है, बोर हो रहा होता है, तो वो बैठे बैठे अपनी बीक यानी अपनी चोंच की हेल्प से अपने पंखों को, अपनी स्किन को नोचने का काम करता है। दैट इज द मेंटेनिंग बिहेवियर ऑफ वर्ड, जिसको हम प्रीनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। और इससे उसको क्या बेनिफिट होता है, तो वो अपनी प्रीनिंग बिहेवियर की हेल्प से क्लीन करके रख सकता है अपनी स्किन को, अपने फैदर्स को। एंड समटाइम वो प्रीनिंग बिहेवियर की हेल्प से अपनी स्किन पर प्रेजेंट जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उनको भी रिमूव कर सकता है। तो ये नाम आपको बहुत केयरफुली याद रखना है, प्रीनिंग। तो प्रीनिंग एक बिहेवियर है, जबकि प्रीन एक ग्लैंड है। तो प्रीन ग्लैंड एक अलग वर्ड है और प्रीनिंग एक अलग वर्ड है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रीन ग्लैंड बेस ऑफ द टेल पर प्रेजेंट होती है, जो फेदर्स की इंटीग्रिटी और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जबकि प्रीनिंग एक मेंटेनेंस बिहेवियर है वर्ड्स का, जिसकी हेल्प से वो अपनी स्किन को, अपने फेदर्स को, यहां तक कि अपने एक्टोपैरासाइट्स को जो उनकी बॉडी पर, उनकी बॉडी सरफेस पर अटैच होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करती है। तो अल्टीमेटली यहां पर हमने वो 10 इंपॉर्टेंट कमेंट्स एवीज क्लास के कंप्लीट किए, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्लास एवीज। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से
एबीज क्लास के एग्जाम्पल को याद करा रहा हूं। आपको केवल 5 या 6 सिंपल से सेंटेंस को याद करना है। जब आप इन सेंटेंस को याद कर लेंगे तो बिलीव करिए आप वो सभी एग्जाम्पल जो क्लास एबीज के एनसीईआरटी में दिए गए अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम, वो आप बहुत आसानी से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, या एग्जामिनेशन में ऐसे कॉमेंट्स आपको, ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपको याद हैं तो क्लास एबीज से आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल पर बेस्ड, वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस आपको याद रखना है, न्यू वैल्यूएबल ऑसम ट्रुथ ऑफ पैंटिनो। तो पहला मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, एक जनरल सा सेंटेंस है जो आपको याद रखना है, न्यू वैल्यूएबल ऑसम ट्रुथ ऑफ पैंटिनो। तो पैंटिनो के बारे में आप एक बहुत ही नया वैल्यूएबल ऑसम सच बताने जा रहे हैं। तो वो सच क्या है, तो आपको याद रखना है, पहला, कोरोना वाला कौआ। तो आपने क्या याद रखा, कोरोना वाला कौआ, यानी कि कोई कौआ है जिसको कोरोना हो गया है, कोविड-19 हो गया है। काला लंबा कबूतर, सेकंड के बाद थर्ड सेंटेंस आपको क्या याद रखना है, काला लंबा कबूतर, यानी कि एक ऐसा कबूतर जो काला है और बहुत लंबा है। एंड थर्ड आपको याद रखना है, साइट में बैठा पैरट, यानी कि एक तोता है, एक पैरट है जो कि साइट में बैठा हुआ है, किसी साइट में, यानी कि किसी स्थान पर, किसी स्थल पर बैठा हुआ है। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है, और छोटे पाँव वाला पीकॉक बहुत सुंदर लगते हैं। तो जितने भी सेंटेंस मैंने यहां पर बोले हैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं एक बार। न्यू वैल्यूएबल ऑसम ट्रुथ ऑफ पैंटिनो, फर्स्ट, कोरोना वाला कौआ, सेकंड, काला लंबा कबूतर, थर्ड, साइट में बैठा पैरट, 4, एंड छोटे पाँव वाला पीकॉक बहुत सुंदर लगते हैं। चलिए इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर हम पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स जो हैं क्लास एवीज के वो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, न्यू वैल्यूएबल ऑसम ट्रुथ ऑफ पैंटिनो। तो न्यू से आपको क्या याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं। न्यू से आपको याद रखना है नियोफॉर्न, NEOPHRON। तो नियोफ्रॉन जो है वो एक नाम है जो आपको याद रखना है, नियोफ्रॉन। और नियोफ्रॉन को हम कॉमनली क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है वैल्यूएबल से वल्चर। तो पहला एग्जाम्पल है नियोफ्रॉन, और जिसको हम कॉमनली वल्चर के नाम से जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपने न्यू वैल्यूएबल से याद रखा, नियोफ्रॉन जिसको हम कॉमनली वल्चर के नाम से भी जानते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल निकालते हैं हम लोग। ऑसम ट्रुथ से आपको क्या याद रखना है, तो ऑसम से आपको याद रखना है यहां पर ऑस्ट्रिच। तो ऑसम से हमने क्या याद रखा, ऑस्ट्रिच। एंड ट्रुथ से आपको क्या याद रखना है, तो ट्रुथ से आप याद रखेंगे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो आप स्पेलिंग लिख लीजिए, TRUTH लिख लिया आपने। अब आपको केवल इतना चेंज करना है कि ट्रुथ के आगे आपको S लगा देना है और आखिरी में आपको IO लगा देना है। तो जो भी नाम बन रहा है उसको हम पढ़ेंगे स्ट्रूथियो। तो ऑस्ट्रिच को हम लोग स्ट्रूथियो के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रूथियो को हम कॉमनली ऑस्ट्रिच के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ क्लास एवीज, यानी स्ट्रूथियो जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच एक कैसा वर्ड है, तो आपको पहले बता दिया मैंने, ये फ्लाइटलेस वर्ड है। अब हम बात करते हैं पैंटिनो को लेकर। तो पैंटिनो के पैन से आपको याद रखना है यहां पर पेंगुइन, PENGUIN। तो पेंगुइन आपने याद रखा पेन से। एंड टीनो से आपको क्या याद रखना है, तो आप टीनो से क्या याद रख सकते हैं, तो मैंने टीनो लिख दिया, TENO, ठीक है ना। अब मैं एक नाम बना रहा हूं यहां पर, बहुत सिंपल है। आगे मैं A और P लगा देता हूं, तो एप्टिनोडाइट्स। तो आपको क्या याद रखना है, टीनो से एप्टिनोडाइट्स। तो एप्टिनोडाइट्स में टीनो वाली फीलिंग आ रही है, तो एप्टिनोडाइट्स को ही हम लोग कॉमनली पेंगुइन बोलते हैं। ये हो गया आपका थर्ड एग्जांपल क्लास एवीज का। तो न्यू वैल्यूएबल ऑसम ट्रुथ ऑफ पैंटिनो, इस सेंटेंस से आपने 3 एग्जांपल्स को याद रखा क्लास एवीज के। न्यू से नियोफ्रॉन, वैल्यूएबल से वल्चर, ऑसम से ऑस्ट्रिच, ट्रुथ से स्ट्रूथियो, एंड पैंटिनो के पैन से पेंगुइन, एंड टीनो से आपने याद रखा एप्टिनोडाइट्स। चलिए अगला सेंटेंस हमारा क्या था, कोरोना वाला कौआ। तो हम सभी जानते हैं कौआ को क्या बोलते हैं, क्रो। एंड कोरोना से आपको याद रखना है कॉर्वस। दैट मीन्स कि कॉर्वस को ही कॉमनली हम लोग क्रो के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में कौआ बोलते हैं। तो यहां पर ये आपने याद रखा 4th नंबर का एग्जाम्पल, कॉर्वस जिसको हम क्रो बोलते हैं। एंड काला लंबा कबूतर,
काला लंबा कबूतर। तो काला लंबा से आपको क्या याद रखना है भाई? काला और लंबा से आपको याद रखना कोलंबा। तो मैंने यहां पर काला लंबा से क्या याद रखा? कोलंबा। एंड कबूतर को हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कोलंबा एक नाम है जिसको हम कॉमनली किस एनिमल के नाम से जानते हैं? तो पिजन के नाम से जानते हैं। तो कबूतर मतलब पिजन। तो कोलंबा को हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? पिजन। ये आपने कौन सा एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया? 5th नंबर का एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया। अगला सेंटेंस हमारा था साइट में बैठा पैरट। तो साइट में आपको कैसे याद रखना है? तो साइट से हम लिख सकते हैं सबसे पहले SITTA, एंड इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, आगे में एक साइलेंट लेटर लगाऊंगा P एंड उसके बाद CULA। तो साइट से आपको याद रखना है सिट्टाक्यूला। तो सिट्टाक्यूला है वो एक साइंटिफिक नेम है जो कि कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? सिट्टाक्यूला को। तो आपका नाम होगा पैरट। तो पैरट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पैरट से हमें पैरट ही याद रखना है। तो सिट्टाक्यूला जिसको हम कॉमनली पैरट बोलते हैं। और ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया? 6 नंबर का एग्जाम्पल। देन और छोटे पांव वाला पीकॉक बहुत सुंदर लगते हैं। तो पावो से याद रखना आपको, पावो। यहां पर आप इसको पाओ पढ़ रहे हैं लेकिन इसको आप पावो याद रखें, PAVO। एंड पावो फिर से लिख देता हूं मैं, PAVO। पावो को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? तो पीकॉक के नाम से ही जानते हैं, यानी कि मोर। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया 7वें नंबर का एग्जाम्पल। तो देखिए ये जो मेरे सेंटेंसेस आपने यहां पर देखे, इनसे आपको केवल इतनी हेल्प मिलने वाली है कि किसी भी एग्जाम्पल का जो कॉमन नेम है उसको लेकर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो न्यू वैल्यूएबल ऑसम ट्रुथ ऑफ पेंटिनो, कोरोना वाला कौआ, काला लंबा कबूतर, साइट में बैठा पैरट और छोटे पांव वाला पीकॉक बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपने ये 5 लाइन याद कर ली तो आप बहुत आसानी से क्लास ABs के सभी एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं, यानी कि हम 7 एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं उनके कॉमन नेम के साथ। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया है उसको प्रॉपरली नोट किया होगा, समझा होगा। तो आपको इस क्लास ABs में क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10 कॉमेंट याद रखने हैं एंड सेकेंड आपको 7 एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम याद रखने हैं। इतना आपने अगर क्लास ABs के बारे में पढ़ लिया है तो डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनिमल किंगडम की सबसे आखिरी टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास यानी मैमेलिया के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अगला हमारा लेक्चर बेस्ड होगा क्लास मैमेलिया पर। थैंक यू वेरी मच।